हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने इकोनॉमी की नई टेस्ट सीरीज जो हमने चलाई हुई है। इसका ये टेस्ट यहाँ पर सेकंड है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेंगे। और जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रश्न होंगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम में भी पूछे हुए गए हैं। तो ये सेशन हमारा काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है अपकमिंग एग्जाम के लिए। ये जो हमारा सेशन है आज का, ये अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यूपी लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड एसएससी के जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, चाहे वो कांस्टेबल वाला है या वो वहाँ पर पटवारी वाला एसआई वाला जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें एक अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पर कवर करने वाला है। यूपीएसएससी का जो पैट वाला एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। रेलवे के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एसएससी के जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के नाम से उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारी जो इंडियन पॉलिटी की पूरी सीरीज़ थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और डिटेल वीडियो है। अगर आपको कोई भी वहाँ पर दिक्कत है इंडियन पॉलिटी में, तो आप जाके हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में उसको एक बार देख सकते हैं। आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर फील करने वाले हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, वो डिटेल वीडियो है। इसकी एमसीक्यू की जो सेपरेट वीडियो है वो भी हमने यहाँ पर अपने चैनल में प्रोवाइड की है, तो वो भी आप एक बार जाके देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं यहाँ पर नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। हमारे पास जो पहला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान यहाँ पर किस क्षेत्र का है। अगर हम बात करते हैं भारत की जो नेशनल इनकम है, वहाँ पर सबसे अधिक जो योगदान करता है वो करता है यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र, यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का सबसे अधिक यहाँ पर योगदान देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 3 सेक्टर हैं। 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम प्राथमिक सेक्टर बोलते हैं। दूसरे हैं हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी, और तीसरे हैं हमारे पास यहाँ पर टर्सरी सेक्टर। तो इन तीनों ही क्षेत्रों का योगदान इंडियन इकोनॉमी में देखा गया है। सबसे अधिक जो योगदान है इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी में वो यहाँ पर ट्राई सेक्टर का देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसमें जो प्रमुख स्रोत है वो यहाँ पर सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर का जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 54% के आसपास देखने को मिलता है। वही हम बात करते हैं सेकेंडरी का, तो ये लगभग है हमारे पास यहाँ पर 30%। और प्राइमरी का जो हमारे पास है वो यहाँ पर 16% हमारे पास देखने को मिलता है। तो ये पूरा सिनेरियो है यहाँ पर कि कितने कितने परसेंटेज राष्ट्रीय आय का यहाँ पर रखा गया है। 54% के साथ पहले स्थान पर यहाँ पर हमारा सर्विस सेक्टर, या जिसको हम तृतीय क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान अब हमें घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि हमने बात की, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उसका योगदान हमारे जीडीपी में लगभग 16% के आसपास है। तो अगर हम बात करते हैं जब हमारा देश यहाँ पर आज़ाद हुआ था 1947 में, अगर उस समय हम देखते हैं जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था, जो हमारा कृषि क्षेत्र है, वहाँ पर जीडीपी में कितना योगदान था, तो वो लगभग यहाँ पर 70% या 72% के आसपास हमें दिखाई पड़ता था। तो इतना अधिक योगदान देखने को मिलता था जो हमारा यहाँ पर कृषि क्षेत्र का था। तो जैसे जैसे हम अब डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री से, तो वहाँ पर जो हमारा कृषि क्षेत्र है तो उसका योगदान हमें यहाँ पर घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर कृषि। जो हमारा टर्सरी सेक्टर है, जिसको हम यहाँ पर सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, उसका योगदान हमारे जीडीपी में लगातार बढ़ते हुए है। तो अब बात करते हैं, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान यहाँ पर सबसे अधिक है। तो जैसे कि हमने बात की, जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका योगदान सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सेवाओं का। तो सर्विसेज का जो सेक्टर है वो सबसे अधिक योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने बात की, जो इंडियन इकोनॉमी है वो अब डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ती जा रही है। तो वहाँ का जो प्राइमरी क्षेत्र है, वहाँ का जो प्राइमरी सेक्टर है वो यहाँ पर घटता हुआ, और यहाँ पर जो हमारा टर्सरी क्षेत्र है, टर्सरी सेक्टर है, उसका जो अंश है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो उसका परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। तो जो हमारे पास प्रश्न है उसके बारे में चलते हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो अंश है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें दिखता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। तो अब तक हमने देखा कि जो प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पर भी हैं और थोड़ा बहुत ये हमें फैक्ट भी देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नियोजन के प्रारंभ में यानी 1950 और 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान यहाँ पर 1993-94 की कीमतों पर
कितना था 55.11, 13.34 और 29.55% यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 2014 और 15 के दौरान यह यहाँ पर कितना है। तो अगर हम बात करते हैं 8% यानी 2021 और 22 के बारे में डिस्कस करते हैं, तो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो यहाँ पर 16% है। फिर हम बात करते हैं अपने सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, वो यहाँ पर 30% के आसपास है। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर टर्सरी सेक्टर के बारे में, यानी जो हमारा तृतीय क्षेत्र है वो यहाँ पर 54% के आसपास है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो 2014 और 15 के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ए। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो 17.5 था और सेकेंडरी सेक्टर 13.8 और जो हमारा टर्सरी सेक्टर था वो 15.7 था। लेकिन 8% बात करते हैं 2021 और 22 में, तो ये देखने को मिलता है हमें यहाँ पर प्राइमरी 16 सेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो यहाँ पर 30 और जो टर्सरी सेक्टर है वो यहाँ पर 54% के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो ये डाटा हमारे लिए काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी एनएसएस की स्थापना यहाँ पर कब की गई थी। तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1950 में। सही उत्तर जो हमारे पास होगा 1950, सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO जो डाटा इकट्ठा करने का काम करता है पूरे भारत में, तो इसका यही काम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1951 में। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो देखिए यूपीएससी में पूछा गया है और HSC 2010 वाला जो एग्जाम था उसमें भी ये यहाँ पर पूछा गया था। तो बात करते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम हमारे पास यहाँ पर इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो यहाँ पर क्या है। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की, तो इसकी जो कीमत होती है वो हमारे उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, यानी सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान कौन लगाता है। तो जैसे कि हमने बात की केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO इसकी जो है गणना का अनुमान लगाने का कार्य इस पर यहाँ पर सौंपा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर गोवा राज्य है उसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक देखने को यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। तो चालू कीमतों की बात करते हैं तो उसमें यहाँ पर सबसे न्यूनतम आय वाला जो राज्य है वो यहाँ पर बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि 1967 और 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने यहाँ पर अभिव्यक्त किया था। तो यहाँ पर जो नेशनल इनकम काउंट करने का काम किया था इंडिया में वो यहाँ पर किया था दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने अपने एक पत्रिका के माध्यम से यानी पत्र के माध्यम से यहाँ पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये यहाँ पर निर्धारित की थी और इन्होंने ही यहाँ पर ब्रिटिश राज का काला चेहरा हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया था। तो एक समय हमें लगता था कि यहाँ पर जो ब्रिटिश राज है वो यहाँ पर भारतीयों की हेल्प के लिए है, परंतु यहाँ पर ये ऐसा देखने को नहीं मिला था। तो सही उत्तर जो हमारे पास है वह है यहाँ पर डी। फिर हम बात करते हैं ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ड्रेन का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो दादाभाई नौरोजी ने ही यहाँ पर प्रतिपादित किया था और जो थ्योरी दी थी यहाँ पर ड्रेन के बारे में तो वो दी थी संबंधित थी हमारे पास यहाँ पर कैपिटा इनकम से, पर कैपिटा इनकम से यानी प्रति व्यक्ति आय के बारे में यहाँ पर बताया गया था इस ड्रेन थ्योरी में कि किस तरीके से जो भारत का पैसा है वो कैसे जा रहा है यहाँ पर ब्रिटेन की तरफ। तो ड्रेन ऑफ थ्योरी का यही मतलब था कि कैसे हम दोनों को यहाँ पर सोख रहे हैं। तो दादाभाई नौरोजी ने ये पूरा सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। भारत में अगर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की जो गणना हम करते हैं उसमें हम उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का ही यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित थी। तो एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पर राष्ट्रीय आय को हिंदू वृद्धि दर से यहाँ पर काउंट किया था। तो ये काफ़ी यहाँ पर कम देखने को मिली थी, जब इंडियन जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी कम थी, तो उसको ही यहाँ पर हिंदू वृद्धि दर उस इकोनॉमिक्स ने कहा था। इनकी काफ़ी आलोचना भी यहाँ पर की गई थी। तो ये संबंधित थी यहाँ पर राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पर PC महानबोलिस। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? अगर हम बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता से पूर्व किस किसने यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय के बारे में गणना की थी, तो वो थे यहाँ पर दादा भाई नौरोजी और सिराज। पीडी दत्त साहब भी थे जिन्होंने यहाँ पर, इनका भी अच्छा खासा नाम हमें देखने को मिलता है दत्त साहब का, जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करने में काफ़ी हेल्प की थी। तो दादा भाई नौरोजी, सिराज दत्त, ये तीन चार जो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी राष्ट्रीय आय की गणना करने में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना यहाँ पर कब की थी? तो 4 अगस्त 1949 को यहाँ पर देश की राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाने के लिए एक समिति की यहाँ पर घटना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। स्वतंत्रता के समय की अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमान को किस श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया था? तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो परंपरागत श्रृंखला, पुनर्विभजित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला, तीनों ही यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इनमें से सभी यहाँ पर सही उत्तर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है वो चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों दोनों के आधार पर यहाँ पर की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय संकों की गणना किस आधार पर यहाँ पर की जाती है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय के संकों की जो गणना की जाती है वो 2004 और 5 के आधार पर यहाँ पर हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में आने वाली कठिनाई यहाँ पर क्या है? तो अगर हम बात करते हैं जो कठिनाई के बारे में, तो राष्ट्रीय आय में अमौद्रिक क्षेत्र का यहाँ पर अस्तित्व देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी समस्या है यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना करने में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के सही संगणक में कौन सी समस्या यहाँ पर नहीं आती है? तो अगर हम बात करते हैं कौन सी समस्या नहीं आती है, वो है यहाँ पर पर्याप्त और सही सांख्यिकी विधियों की कमी देखने को मिलती है। यानी ये समस्या हमारे यहाँ नहीं है, बाकी तीनों ही समस्या यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? भारत में सबसे पहले यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का सही आकलन करने का प्रयास किया था और इन्होंने जो है कितनी यहाँ पर राष्ट्रीय आय बताई थी हमारे लिए, तो वो यहाँ पर 21 थी। नेक्स्ट बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन यहाँ पर किया था? तो ये पूरी तरीके से संबंधित थी यहाँ पर ब्रिटिश रूल से कि किस तरह ब्रिटिश रूल जो है वो धन का पलायन कर रहा है। तो वो थी यहाँ पर पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी, यहाँ पर इसका यहाँ पर सही उत्तर है। इसी बुक में यहाँ पर ड्रेन ऑफ थ्योरी के बारे में बताया गया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे योगदान देखने को मिलता है वो है यहाँ पर टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट प्रश्न है। भारत की राष्ट्रीय आय में से किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान देखने को है? तो वह है यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे कम देखने को मिलता है। सबसे अधिक योगदान जो हमारे पास वो तृतीय सेक्टर का है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये की जाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और आप देख सकते हैं MPPC 2012, SSC 2007, 11, 13, UPPCS में भी पूछा गया था 2013 में। तो ये लगातार ही इस तरह के जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप इस तरह का जो मेन पोर्शन है उसको यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी तक यहाँ पर पहुँच सके। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मांग क्या है? तो किसी देश की जो आर्थिक वृद्धि है उसकी सबसे अधिक जो उपयुक्त मांग है वो है हमारे पास यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी GDP के काउंट करने के साथ ही सबसे अधिक वृद्धि को हम यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का परिकल्पन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से यहाँ पर किया जा सकता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं एक तरीके को छोड़कर तो क्या जाता है, तो वह है यहाँ पर सभी प्रकार की बचत का योग। तो इन तरीकों को छोड़कर हम राष्ट्रीय आय का परिकल्पन किया कर सकते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो हम देखते हैं कि मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित करना, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना और किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो हम देखते हैं कि लॉटरी जो जीतना है वो किसी तरीके का कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में, तो उसको हम यहाँ पर नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। तो लॉटरी जीतना किसी भी तरीके से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। यदि हम देखते हैं कि हमको आपको पर कैपिटा इनकम को काउंट करना है तो जितनी भी हमारी यहाँ पर नेशनल इनकम है वो हम भाग देते हैं देश की कुल जनसंख्या से, यानी देश की जितने भी यहाँ पर हमको पॉपुलेशन देखने को मिलती है उससे हम भाग देते हैं राष्ट्रीय आय को। सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है?
भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसके बारे में जो हमारा कथन यहाँ पर सही है कि संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की उपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा सबसे अधिक देखने को मिलता है। यानी अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर सर्विस सेक्टर है उसका यहाँ पर कितना परसेंटेज है, वो लगभग यहाँ पर 54% के आसपास हमें देखने को मिलता है जो हमारा यहाँ पर सर्विस सेक्टर है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर है और जो हमारा यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर हमारे पास है यहाँ पर 16 और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो है हमारे पास यहाँ पर 30। अब इन दोनों को हम काउंट करते हैं तो 6 और 4 46 जो परसेंटेज है वो हमारा इन दोनों को मिलाकर के लिए है और केवल जो सर्विस सेक्टर है वो यहाँ पर 54% के आसपास में दिखाई पड़ता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि गरीबों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, गरीबों की तुलना में अमीर जो है वो यहाँ पर गरीब जो है वो बचत करते हैं, यानी अमीरों की तुलना में गरीब जो है वो अधिक बचत करता है। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब है कि अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, तो जो गरीब हैं वो अपनी कम से कम आय का यहाँ पर बचत करने की बात की गई है। हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न कथनों में योगदान का कौन सा सही ह्रासमान क्रम जो है वो क्रम है, यानी वो कम होता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सेवा, उद्योग और कृषि, यानी सेवा का जो हमारे पास है वो 54% है, उद्योग का हमारे पास यहाँ पर 30% है और कृषि का हमारे पास यहाँ पर 16% हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर भारत में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में क्या आधार यहाँ पर रखा गया है। तो वर्तमान में जो हमारे पास आधार है वो 2011 और 12 है। इससे पहले अगर बात करते थे हम तो 2004 और 5 था। अब जो हमारे पास है वो 2011 और 12 का हम यहाँ पर आकलन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान यहाँ पर करता है। तो देखते हैं ये है हमारे पास यहाँ पर तृतीय क्षेत्र जो 54% के आसपास यहाँ पर सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न हैं वो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं और जो फैक्ट वाले प्रश्न हैं वो भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो हमारे पास है कि एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी हुई सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का ये यहाँ पर मूल्य है। ठीक है, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त और अत्यंत वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर है। तो हमारी जो पहले वाली यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन है वो यहाँ पर सही है कि एक वर्ष में देश की सीमाओं के अंदर बनी हुई सभी वस्तुएं और दी गई सेवाओं का यहाँ पर उनका बाजार मूल्य है, यानी मार्केट प्राइस पर उसको हम यहाँ पर काउंट करते हैं। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मूल्यह्रास यहाँ पर किसके बराबर होता है। जो हमारा यहाँ पर मूल्यह्रास देखने को मिलता है वो है यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय की मापन की विधि नहीं है वो है यहाँ पर निवेश विधि। निवेश विधि को हम कभी भी राष्ट्रीय आय के रूप में नहीं काउंट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। फिर हम देखते हैं सही उत्तर हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स पद्धति है वो हमारी राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति यहाँ पर नहीं है। बाकी तीनों ही व्यय, उत्पाद और आय पद्धति ये तीनों ही हम यहाँ पर राष्ट्रीय आय में काउंट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसको हम यहाँ पर घटाते हैं। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जो हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर हैं यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको हम यहाँ पर माइनस करते हैं। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है। जीएनपी में से हम एनएनपी निकालने के लिए जो वहाँ पर मूल्यह्रास हुआ है यानी जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसको हम यहाँ पर निकालते हैं। सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास जो है वो है यहाँ पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं किस देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद होती है। किसी देश का जो निबल राष्ट्रीय उत्पाद है वो है यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ता घटाकर। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। जो आर्थिक विकास है उसका यहाँ पर सर्वोत्तम जो सूचकांक है वो है यहाँ पर वर्ष प्रति वर्ष व्यक्ति आय में वृद्धि करता है। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है। तो हम देखते हैं कि जो जीडीपी में हिस्सा बनने वाली हैं जाहिर की सी बात है कि वो भारत का यहाँ पर हिस्सा बनेंगी। अगर उनको हम भारतीय समुद्री यानी नोटिकल जो मील्स है वहाँ पर 200 नोटिकल्स मील्स में यदि हम किसको यहाँ पर पकड़ते हैं तो वो यहाँ पर हमारा भारत में ये काउंट होने वाला है।
तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? यदि हम देखते हैं आय विधि से किसी राष्ट्रीय आय का हम आकलन कर रहे हैं तो उसमें हम अवितरित आय को सम्मिलित नहीं करते हैं, यानी सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। अवितरित आय को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य का घटाया जाना, तो ये हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इसको हम ध्यान में रखते हैं कि जितना भी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हमको यहाँ पर प्लस करना है और जितना भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हमको यहाँ पर उससे घटाना है। तो प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसका मुद्रा मूल्य है? तो हम देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यहाँ पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मार्केट प्राइस पर ये उसका मूल्य है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, जो किसी राष्ट्र की यहाँ पर राष्ट्रीय आय है वो यहाँ पर संबंधित है उत्पाद कार्यों का योगफल। सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर बी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो व्यय विधि की अगर गणना हम कर रहे हैं तो जीएनपी में यहाँ पर हम मूल्य ह्रास व्यय को शामिल नहीं करते हैं। सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग यहाँ पर प्राप्त होता है? तो वो है यहाँ पर सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में जीडीपी का सबसे अधिक बड़ा भाग यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो एसएससी 2020 में पूछा गया था कि भारत में जीडीपी के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो सही उत्तर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक देखने को यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन निवल राष्ट्रीय आय का बेहतर तरीके से परिभाषित यहाँ पर करता है? तो जो अगर हम बात करते हैं निवल राष्ट्रीय आय का सबसे अधिक बेहतर तरीके से जो परिभाषित करता है वो है यहाँ पर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्य डेप्रिसिएशन, वो यहाँ पर सही तरीके से निवल राष्ट्रीय उत्पाद का यहाँ पर बेहतर मूल्यांकन करता है। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। तो ये पूरा सेशन हमने यहाँ पर देखा जो हमारा राष्ट्रीय आय से संबंधित था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।